प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बारे में। इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान में भी शीर्ष नेतृत्व को अपनी जान का डर सताने लगा है। इजरायली हमले के डर से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को देश के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने तेहरान के 2 अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। इसके पहले शुक्रवार देर रात को खामनेई ने तेहरान में सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की थी। इसराइल ने शुक्रवार देर शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को एक हवाई हमले में मार दिया था। हिजबुल्लाह प्रमुख को उस समय निशाना बनाया गया जब वह दक्षिणी बेरूत के दरियाई में ज़मीन के अंदर हिजबुल्लाह मुख्यालय में शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक कर रहा था। इसराइल ने बताया कि हिजबुल्लाह के सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले में हसन नसरल्लाह के हिजबुल्लाह के दक्षिण मोर्चे का कमांडर अली कराकी और अन्य वरिष्ठ कमांडर भी मारे गए हैं। कराकी की मौत के साथ ही इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की सेकेंड इन कमांड भी नष्ट हो गई है। फौज शुक्र और इब्राहिम अकील पहले ही मारे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुक्रवार को हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अली खामनेई ने तेहरान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों से बैठक की थी। इस बैठक के बाद ही खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसराइल पर अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, आज सुबह इजरायली शासन ने बेरूत में आवासीय क्षेत्रों पर हमला करने के लिए 5000 पाउंड के कई बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जो अमेरिका ने उसे उपहार में दिए थे। ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजिशियन ने बेरूत पर हमले को घोर अपराध बताया है। दूसरी खबर भी इजराइल और लेबनान के बारे में है। इजराइल के शुक्रवार को लेबनान में किए गए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ ईरान के भी एक सीनियर सैन्य अफसर की मौत हुई है। ईरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अब्बास नीलफोरोसान भी बेरूत में हुए इजरायली हमले में मारे गए हैं। वो लेबनान में कुछ फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलफोरोसान IRGC के ऑपरेशन कमांड को देख रहे थे। ये कमांड सीधे तौर पर विभिन्न सैन्य और सुरक्षा अभियानों में शामिल है। इसमें विशेष रूप से सीरिया में सैन्य गतिविधि शामिल है। वह शुक्रवार को नसरल्लाह के साथ बेरूत में थे। उसी समय इजराइल की ओर से हवाई हमला किया गया। लेबनान में इजरायली सेना के हमले पर ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने बयान में कहा कि हिजबुल्लाह को इसराइल कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। हालांकि खामनेई ने बयान में हसन नसरल्लाह या अपने डिप्टी कमांडर का नाम नहीं लिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने भी बेरूत पर इसराइल के हवाई हमलों की निंदा की है। खामनेई ने दुनिया से लेबनान और हिजबुल्लाह के लोगों के साथ खड़े होने की अपील की है। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित गुट कहा जाता है। इसे ईरान से सैन्य और वित्तीय मदद मिलती रही है। ईरान को हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए कई बार अमेरिका की आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। बेरूत में गिराया 80 टन विस्फोटक। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन विस्फोटक से हमला किया था। इससे इतना भीषण विस्फोट हुआ था कि 6 इमारतें ध्वस्त हो गई। इस वक्त नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहाँ मौजूद था। उसके साथ कई सीनियर अफसर भी थे जिनमें ईरानी कमांडर भी थे। लेबनान पर इस हमले ने पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ा दिया है। आइए हम हसन नसरल्लाह के बारे में कुछ विस्तार से बात करें। लेबनान में अपना मजबूत प्रभाव रखने वाला हसन नसरल्लाह शुक्रवार को हमले में मारा गया है। हसन नसरल्लाह बीते कई दशकों से इजराइल के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ था। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हसन सिर्फ 16 साल की उम्र में अब्बास अल मुसावी की नज़रों में आ गया था। हसन नसरल्लाह बहुत जल्द मुसावी का खास बन गया था और 1992 में उसने ही अपने गुरु मसावी की मौत के बाद हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली। नसरल्लाह ने 1992 में 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली और इस संगठन को शक्तिशाली करते हुए लेबनान में सरकार का हिस्सा भी बनाया। नसरल्लाह 2006 में इसराइल के साथ युद्ध के बाद से छिपकर रह रहा था। दुनिया ने उसे सिर्फ टीवी पर ही देखा। 19 सितंबर को उसने अपने भाषण में लेबनान में पेजर विस्फोटों को इसराइल द्वारा युद्ध की घोषणा बताया था। हिजबुल्लाह प्रमुख होना नसरल्लाह की एकमात्र पहचान नहीं थी। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार उसे अबू हादी के पिता के तौर पर भी जाना जाता था। हादी नसरल्लाह का बड़ा बेटा था जो 1997 में इजरायली सैनिकों से लड़ते हुए मारा गया। हादी की उम्र तब सिर्फ 18 साल थी। नसरल्लाह का जन्म 1960 में बेरूत के एक गरीब इलाके में हुआ था जहाँ ईसाई, आर्मेनियाई, ड्रज और फ़िलिस्तीनी रहते थे। नसरल्लाह के 9 भाई बहन थे। उसके पिता की सब्जी की दुकान थी।
उसने फातिमा यासीन की महिला से शादी की और उसके 4 बच्चे इस समय जिंदा हैं। नसरुल्लाह ने इराक के नजफ़ के मदरसों में धार्मिक शिक्षा ली थी और इराक में ही उसकी मुलाकात अब्बास अल मुसावी से हुई थी। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह में शामिल होने से पहले लेबनानी प्रतिरोध रेजिमेंट अमल मूवमेंट में काम किया था। हिजबुल्लाह का गठन जून 1982 में लेबनान पर इसराइल के आक्रमण का जवाब देने के लिए किया गया था और हसन इसका हिस्सा बना। तेज़ी से उसने अपनी पहचान बनाई और 1992 में हिजबुल्लाह का प्रमुख बन गया। नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बढ़ाई और कई बड़ी शक्तियों के साथ गठबंधन बनाए। नसरुल्लाह के बारे में ये भी दिलचस्प बात है कि वो रूढ़िवादी नहीं था। उन्होंने कभी भी महिलाओं के लिए पर्दे का समर्थन नहीं किया। एक नेता के तौर पर उसने लेबनान की सीमाओं से परे हिजबुल्लाह के प्रभाव को बढ़ाया। इसराइल के साथ युद्धों ने अरब दुनिया में नसरुल्लाह की स्थिति को मजबूत किया। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने 2000 में दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के 30 साल के कब्जे को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई। 2006 में 34 दिनों के युद्ध के बाद इसराइल के खिलाफ जीत की घोषणा करने के बाद वे कई देशों में नायक बन गए। दशकों तक नसरुल्लाह एक छाया की तरह काम करता रहा और इसराइल को नुकसान पहुंचाता रहा। शुक्रवार के हमले के बाद इजरायली सेना कह रही है कि नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया गया है। हम बात करें भारत और नेपाल के बारे में। भारत ने नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल और संस्कृति क्षेत्र में 12 महत्वपूर्ण सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 37.4 करोड़ नेपाली रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के संघीय मामले एवं सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने शुक्रवार को यहाँ इन परियोजनाओं के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय दूतावास की से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये 12 परियोजनाएं भारत सरकार से प्राप्त 47.4 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता से शुरू की जा रही है, जिनमें स्कूल भवनों और एक बहुउद्देशीय फाउंडेशन इमारत का निर्माण शामिल है। परियोजनाओं में सोलू खम्बू में बासेपू हुलू जलापूर्ति परियोजना, बाजूरा में खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण केंद्र के लिए कृषि संवर्धन केंद्र के भवन का निर्माण, घाड़िंग में स्वास्थ्य प्रसूतर केंद्र, तो डांग में राप्ती नेत्र अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर भवन का निर्माण भी शामिल है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये परियोजनाएं नेपाल सरकार के स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि इन परियोजनाओं से स्थानीय समुदाय को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, कृषि उत्पाद, भंडारण और सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि 2003 से भारत ने नेपाल में 563 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।